2 दिनों के बाद आपके समक्ष एक बार फिर से वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अपरिहार्य कारणों से वीडियो अपलोड नहीं कर सका, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हड़प्पा सभ्यता के 2 पक्षों के संबंध में है। पहला, हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक दशा क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, वहाँ पर शासन किस प्रकार के रहे होंगे। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता का अवसान यानी डिक्लाइनेशन, पतन किस प्रकार है। दोनों ही काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इतिहास में जो सर्वाधिक प्रमुख क्षेत्र है वो है राजनीति। सामान्य लोगों के लिए इतिहास राजनीतिक इतिहास के तौर पर ही ज्यादा लोकप्रिय है। इतिहास के जो अन्य पक्ष हैं वो सिर्फ इसके अध्ययन अध्यापन से जुड़े लोगों को ही इसमें रुचि होती है, परंतु इतिहास में जो राजनीतिक क्षेत्र है, इतिहास का जो राजनीतिक क्षेत्र है, इसके बारे में लगभग सभी लोग इसमें रुचि रखते हैं। जैसे अशोक, अकबर, बाबर, इनके विषय में एक सामान्य जन को भी काफी कुछ पता होता है। तो राजनीतिक जीवन निश्चित तौर पर हड़प्पा सभ्यता का भी अपने आप में इंटरेस्टिंग पक्ष होगा। आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो शासन पद्धति है, अन्य पक्षों की तरह इस पर भी विद्वानों में कोई मतैक्य नहीं है, अर्थात वो एकमत नहीं है। इस बिंदु पर भी विद्वानों में हमें काफी मतभेद दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक दशा को लेकर विद्वानों में 4 प्रकार के मत हैं प्रचलित हैं। पहला, कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर किसी पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा। दूसरा, कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जो ये मानते हैं कि इस सभ्यता में कोई शासन पद्धति थी ही नहीं। तीसरा, क्षत्रिय राज्य की कल्पना करते हैं। और चौथा, केंद्रीकृत शासन प्रणाली की परिकल्पना करते हैं। तो आइए देखते हैं इन चारों बिंदुओं में कौन सा पक्ष हड़प्पा सभ्यता के लिए सटीक बैठता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ विद्वानों का मानना है कि पुरोहितों का शासन हुआ करता था, यानी जो धार्मिक वर्ग में जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ग होता है पुरोहित, उनका शासन हुआ करता था और इसे नाम दिया जाता है पुरोहित राजा या श्रेष्ठ किंग। इस मत के पीछे कौन कौन से कारण है, किस आधार पर विद्वान मानते हैं कि वहाँ पर पुरोहितों की सत्ता रही होगी। तो सब सर्वप्रथम देखें तो यहाँ से एक पत्थर की मूर्ति मिली है, जो आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी अपने स्क्रीन पर। इस पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। आप इस पत्थर की मूर्ति को देख सकते हैं। वैसे तो ये विखंडित अवस्था में है, परंतु आप इसके वस्त्र, इसके आभूषण आदि को नोट कर सकते हैं। पुरोहित राजा के शासन को मानने के पीछे जो तर्क है, एक तो यह मूर्ति, दूसरा हड़प्पा सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शासन था वो पुरोहितों के हाथ में था। तो इतिहासकारों के द्वारा ऐसा माना जाता है क्योंकि वह समकालीन सभ्यता थी, हो सकता है उसी आधार पर या उसको उसकी परिपाटी को अपनाने के लिए वहाँ पर पुरोहितों का ही शासन रहा होगा, क्योंकि उस समय तत्कालीन समय में जो सभ्यताएं थीं, खासकर मेसोपोटामिया जो सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है, उसके आधार पर यह परिकल्पना इतिहासकारों के द्वारा लाई गई। दूसरा, पुरोहितों के या किसी धार्मिक वर्ग के शासन को मानने के पीछे जो महत्वपूर्ण तर्क है, उसके पीछे वहां से मिले विशाल स्नानागार और लोथल से मिले एक अग्नि पूजा के साक्ष्य, ये 2 ऐसे प्रतीक हैं जिसके आधार पर विद्वान मानते हैं कि वहां पर धार्मिक वर्ग का अर्थात पुरोहितों का शासन रहा होगा। क्योंकि आप पहले भी वीडियो में देख चुके हैं, विशाल स्नानागार को इतिहासकार मानते हैं कि वह किसी न किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए उसका प्रयोग किया जाता रहा होगा। उसी तरह से लोथल से अग्नि पूजा के साक्ष्य जो मिले हैं, इस आधार पर भी विद्वान ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे धर्म का प्रभाव शासन में निश्चित तौर पर रहा होगा। दूसरी जो विचारधारा है वह मानती है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई शासन था ही नहीं और वहाँ के जो लोग थे वो सामाजिक स्थिति से सभी समान थे। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है वहाँ पर
किसी प्रकार का कोई ऐसा भव्य महल वगैरह के जो अवशेष है वो प्राप्त नहीं हुए हैं, या ऐसे कोई चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं जो किसी शासक वर्ग को पहचान दिलाने में सक्षम है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विचार है वो है क्षेत्रीय राज्य की परिवर्तन। अब क्षेत्रीय राज्य का अर्थ यहाँ पर ये है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक बहुत ही अति विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी और वहाँ पर कुछ ऐसे नगर, आप पहले वीडियो में देख चुके हैं कि 6 महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं उसको शहर की संज्ञा दी गई है, नगर की संज्ञा दी गई है। तो विद्वानों का मानना है कि ये जो महत्वपूर्ण शहर थे असल में ये अलग अलग राज्य थे, अर्थात ये क्षेत्रीय राज्य थे। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि क्योंकि सभ्यता का जो विस्तार है वो काफी लंबा चौड़ा था, काफी व्यापक था, और उस समय में लगभग आज से 5000 साल पहले आवागमन के ऐसे साधन नहीं रहे हैं, या शासन पर नियंत्रण करना ऐसा संभव नहीं होगा कि किसी एक क्षेत्र से, किसी एक स्थान से पूरी सभ्यता पर निगरानी रखी जा सके, पूरी सभ्यता को नियंत्रित किया जा सके। इस कारण से कई ऐसे विद्वान हैं जो मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कहीं न कहीं क्षेत्रीय राज्य का अंश रहा होगा। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण तर्क है और अंतिम तर्क है वो है एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली के पक्ष में। आखिर केंद्रीकृत शासन प्रणाली या सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के जो पक्षधर हैं वो किस आधार पर मानते हैं कि वहाँ पर केंद्रीकृत शासन रहा होगा। इसके पीछे 4 महत्वपूर्ण तर्क दिए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तर्क है आपका पूरा वस्तुओं में समानता। पूरा वस्तु आप वीडियोस पहले जो देख चुके होंगे वो वाकिफ होंगे कि पूरा वस्तु जैसे वहाँ पे मोहरे, बाट, मनके, इन चीजों में हम देखते हैं कि इतनी विशाल सभ्यता होने के बावजूद वो सभ्यता में जो भी चीजें पाई गई हैं उनमें अद्भुत समानता पाई जाती है, और यह समानता बिना किसी केंद्रीकृत शासन प्रणाली के संभव नहीं होगा। आप इसका ऐसे अंदाजा लगाइए, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में आप भारत को देखें, भारत में जो मुद्रा है, आज तमिलनाडु में भी वही मुद्रा है, जम्मू कश्मीर में भी वही मुद्रा है, आसाम के क्षेत्र में भी वही मुद्रा है, गुजरात के क्षेत्र में भी वही मुद्रा है। क्यों? क्योंकि भारत एक संघीय शासन प्रणाली है और यहाँ केंद्र सरकार पूरे देश पर शासन करती है और वित्तीय मामला केंद्र सरकार के अधीन है। तो एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली जो है उसके अभाव में पूरा वस्तुओं में इस प्रकार की अद्भुत समानता की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इस आधार पर विद्वान कहते हैं कि वहाँ पर सेंट्रलाइज गवर्नमेंट रहा होगा। उसी तरह नियोजित बस्तियों के साक्ष्य, जैसा कि आप पहले वीडियो में देख चुके हैं, वहाँ के जो शहर थे वो पहले प्लान किए जाते थे, पहले नियोजित किए जाते थे, उसके बाद शहर बसाए जाते थे। इस प्रकार की गतिविधियाँ निश्चित तौर पर किसी केंद्रीकृत शासन के अभाव में संभव नहीं है। शासन प्रणाली ठोस आधार पर गठित होगी, वह एक निश्चित तौर पर शक्तिशाली शासन रहा होगा, तभी अलग अलग जगहों पर भी इतने विशाल क्षेत्र में भी जो बस्तियां हैं वह एक रूप में बसाई गई है। तीसरा जो महत्वपूर्ण तर्क है वो ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात को लेकर है। हम देखते हैं और पीछे वीडियो में भी आप देख लीजिए कि सिंधु सभ्यता में प्रत्येक जो शहर है वहाँ पे जो ईंटों का इस्तेमाल किया गया है उनमें भी उनके आकार में, उनके प्रकार में अद्भुत समानता दिखाई देती है। उसी तरह अगर हम वहाँ पर व्यापारिक जो उनकी गतिविधियाँ हैं, इस प्रकार की जो आप व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में परिचित है, वाकिफ है, इस प्रकार की व्यापारिक गतिविधियाँ निश्चित तौर पर बिना किसी केंद्रीकृत शासन प्रणाली के संभव नहीं रही होगी। और तो वहाँ पर जो कच्चे माल करने का एक तरीका था, बस्तियों के निकट, बस्तियों के समीप, कच्चे माल जहाँ पर होते थे वहाँ पर बस्तियों को बसा दिया जाए, ये अपने आप में ऐसा तथ्य है जो बताता है कि निश्चित तौर पर वहाँ पर कोई केंद्रीय शासन प्रणाली नहीं होगी, तभी वो किसी बस्ती को अपने अधिकार में लेकर कच्चे माल को प्राप्त कर सकते थे। तो ये कुछ ऐसे तर्क हैं जो केंद्रीय शासन प्रणाली के पक्ष में मजबूत हैं, और अधिकांश विद्वान मानते हैं कि निश्चित तौर पर वहाँ पर कोई न कोई केंद्रीकृत शासन प्रणाली नहीं होगी। परंतु दुर्भाग्यवश क्योंकि हमें वहाँ पर किसी प्रकार के लिखित साक्ष्य का अभी तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, इस कारण से इस वहाँ पर शासन प्रणाली कैसी होगी हम इन तर्कों के आधार पर ही अनुमान लगा सकते हैं, जिसमें केंद्रीकृत शासन प्रणाली का जो तर्क है वो काफी फिट बैठता है।
राजनीतिक दशा के बाद अब हम चलते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। देखिए, हड़प्पा सभ्यता निश्चित तौर पर एक असाधारण सभ्यता थी। 5000 साल पहले, अभी तक आप जितना हड़प्पा सभ्यता के बारे में ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, आप अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़े क्षेत्र में इस प्रकार की सभ्यता का विकसित होना, ये अपने आप में एक असाधारण बात है। और उतना ही असाधारण इस सभ्यता का इस स्तर पर विकसित होने के बाद पतन हो जाना, ये भी अपने आप में एक असाधारण बात है। और इस बिंदु पर भी विद्वानों में काफी मतभेद है कि आखिर इतनी विकसित सभ्यता अचानक से कैसे पतनशील होगी। लेकिन भले ही मतभेद रहे हैं विद्वानों में, परंतु इस बात को लगभग विद्वान मानते हैं कि 1900 ईसा पूर्व तक आते आते ये सभ्यता पतनशील हो चुकी थी। इस सभ्यता का अवसान हो चुका था, डिक्लाइन हो चुका था। परंतु किसी सभ्यता के पतन होने को हम कैसे समझ पाते हैं, कैसे अनुमान लगाते हैं कि वो सभ्यता पतनशील हो रही थी या पतन हो चुका था। तो देखिए, इसके कुछ संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि 1900 ईस्वी पूर्व तक ऐसा क्या हुआ जिससे हम कहते हैं कि इस सभ्यता का पतन हो गया। तो आइए इन संकेतों और लक्षणों को समझने का प्रयास करें। सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं 1900 ईस्वी पूर्व के आसपास, वो ये कि इस संस्कृति के जो विभिन्न विशिष्ट क्रिया वस्तु थे वो लुप्त होने लगते हैं। जैसे बाघ, मोहरे, जो इसकी विशिष्टता थी, ये जो चीजें हैं वो 1900 ईस्वी पूर्व के बाद हमें लुप्त प्राय दिखाई देने लगती है। उसी तरीके से लेखन, व्यापार एवं शिल्प, इसकी जो विशेषज्ञता थी, इनमें भी हमें कहीं न कहीं समाप्ति के चिन्ह दिखाई देते हैं, जिसके आधार पर विद्वान मानते हैं कि इस समय तक सभ्यता पतनशील हो चुकी थी। सिंधु सभ्यता का एक जो महत्वपूर्ण विशेषता है, इनके आवास निर्माण की तकनीक, हम देखते हैं कि 1900 ईस्वी पूर्व के आसपास इसमें भी कहीं न कहीं ह्रास के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और जो बड़ी संरचनाएं हैं, जैसे विशाल भवन या इस तरह स्नान, अन्नागार, इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं, उनके निर्माण का भी अभाव दिखाई देने लगता है। और अंततः 1900 ईस्वी पूर्व के आसपास एक ऐसी सभ्यता जो कहीं न कहीं शहरी सभ्यता थी, भारत की प्रथम शहरी सभ्यता थी, उस समय तक 1900 ईस्वी पूर्व के आसपास तक हम देखते हैं कि वहाँ पे ग्रामीण जीवन शैली की झलक दिखाई देने लगती है। तो इन संकेतों से विद्वान अनुमान लगाते हैं कि इस समय तक सभ्यता जो थी वो पतनशील हो चुकी थी। अब आइए इसके कारणों को ढूंढने का प्रयास करें। कतिपय विद्वान अलग अलग कारणों को बताते हैं, परंतु हम अंततः कह सकते हैं कि ये सारे जो कारण वो कहीं न कहीं सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार रहे होंगे। एक एक कर कारणों को समझने का अगर प्रयास करें तो जलवायु परिवर्तन, सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है वह उष्ण क्षेत्र में आता है। धीरे धीरे यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन हुआ, इसका सीधा असर सभ्यता के प्रसार और विकास पर पड़ा। जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पर कृषि आदि के जो कार्य थे उनमें कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी। वनों की कटाई लगातार होने के कारण ये भी कहीं न कहीं वहाँ पर वर्षा आदि को प्रभावित करने लगा, जिससे सिंचाई की कार्य और कृषि के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसका अंतिम जो प्रहार था वह सभ्यता के पतन में दृष्टिगोचर होता है। उसी तरह बाढ़, ये भी एक ऐसा कारण रहा होगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण शहर है वो कहीं न कहीं किसी न किसी नदी के किनारे है, और नदियों में अचानक ज्यादा बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता के पतन हो गए, ऐसा कतिपय विद्वानों का मानना है। नदियां प्रारंभ से ही लोगों के लिए जीवनदायी रही हैं, और प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं हैं वह नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। परंतु जिन नदियों ने उन सभ्यताओं को जीवन दिया, वो नदियां कालांतर में यदि उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया या अगर वह सूखती चली गई, तो इससे भी कहीं न कहीं सभ्यता के पतन के कारण के रूप में देखा जा सकता है। जैसे हमें पता है सरस्वती नदी के बारे में, आज हम इलाहाबाद प्रयागराज को मानते हैं कि वहाँ पर 3 नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का एक संगम है, परंतु सरस्वती नदी अब नहीं है, जो कि अब सूख चुकी है। तो धार्मिक तौर पर भले ही हम मानते हों, परंतु सरस्वती नदी अब नहीं है। इस तरह से नदियों का सूख जाना भी कहीं न कहीं प्रकार की सभ्यताओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी प्रकार भूमि का अधिक उपयोग
आप सामाजिक विज्ञान के छात्र हैं, आपको पता है कि आज वर्तमान में भी हमारा जो कृषि क्षेत्र है वह इस समस्या से जूझ रहा है कि हम भूमि का अधिकाधिक उपयोग कर रहे हैं। भूमि से उत्पादन अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए, अपनी जनसंख्या का पेट भरने के लिए हम भूमि का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, प्रत्येक रूप में, कृषि कार्य के लिए भी, भवन निर्माण आदि के लिए भी। तो इस प्रकार भूमि का अधिक उपयोग भी कहीं न कहीं इस सभ्यता के पतन के लिए कारण बना। क्योंकि आज की तरह वह इतना ज्यादा विकसित सभ्यता नहीं थी कि आज फर्टिलाइजर वगैरह के इस्तेमाल से वो अपने कृषि के उत्पादन के जो स्तर थे उसे वह बनाए रख सके। तो कहीं न कहीं भूमि का अत्यधिक इस्तेमाल उस सभ्यता के पतन के लिए कारण बना। अंतिम जो महत्वपूर्ण कारण है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उस पर हम लोग एक अगले वीडियो में जब हम वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे और भी चर्चा करेंगे। परंतु बाह्य आक्रमण, बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि बाह्य आक्रमण के चलते भी सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे लगता है कि इस सभ्यता पर बाहरी कुछ लोगों ने आक्रमण किया। जैसे एक गली में कुछ ऐसे हड्डियों के अवशेष मिले हैं जिनसे लगता है कि वो कहीं भाग रहे थे और वहां पर अचानक से कोई हमला हुआ और वो यत्र मारे गए। एक कंकाल में तीर लगा हुआ मिला है पीछे से, जिससे पता चलता है कहीं न कहीं उस पर हमले किए गए होंगे जिससे उसकी मृत्यु हुई है। इन बातों को आप अपने किताब में सोर्स जो है उसको आप पढ़ सकते हैं, वहां से आपको ये बातें समझ में आएंगी। दूसरा एक जो तर्क दिया जाता है वो ये है कि वैदिक सभ्यता में जो ऋग वैदिक काल है उसके जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है वो है इंद्र, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर का अर्थ होता है किले को ध्वस्त करने वाला, दुर्ग को ध्वस्त करने वाला, उसका विनाश करने वाला। क्योंकि सिंधु सभ्यता में आप पीछे देख चुके हैं कि दुर्ग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इंद्र को इस रूप में उल्लेखित करना कि वो दुर्ग का विध्वंस करने वाले हैं, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि आर्य जातियां जब भारत में आई तो उनका सामना सिंधु सभ्यता के वासियों से हुआ और इस लड़ाई में कहीं न कहीं आर्य जीत गए और सिंधु सभ्यता के लोग पराजित हुए, जिसके चलते वह उस क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्यत्र जगह पर जाकर बस गए। तो ये अपने आप में बाह्य आक्रमण की जो थ्योरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आर्यों के आगमन के संबंध में और सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में एक तादाद में बैठाने का प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार से एक बाहरी जाति आकर और भारत में सिंधु क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करती है। इस थ्योरी को एक और महत्वपूर्ण बिंदु बल प्रदान करता है। एक दासराज युद्ध हुआ पुरुषणी नदी के तट पर, जिसमें एक तरफ आर्यों के राजा और दूसरी तरफ दास और दस्यु, आर्य चूंकि जो मूल निवासी थे उन्हें दास या दस्यु कहकर पुकारते थे, इनके बीच में युद्ध हुआ जिसे दासराज युद्ध का नाम देते हैं। और उस युद्ध में आर्य राजा का जीत होता है। तो इस युद्ध को भी कई इतिहासकार इस रूप में देखते हैं कि ये बाह्य आक्रमण के चलते सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। ये जो टॉपिक है आप पतन के कारण, ये मुख्य रूप से बिहार बोर्ड में आने वाला है, जिसको आप लोग हॉट क्वेश्चन बोलते हैं। ये लगभग बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है, इसलिए आप इस पर अच्छे से ध्यान देंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। पॉइंट वाइज आप इसको याद रखेंगे, आपको इसको लिखने में सुविधा होगी। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। 2 दिनों तक वीडियो नहीं दे पाया तो फिर से क्षमा चाहता हूँ, आगे ऐसा न हो इसकी भरपूर कोशिश रहेगी। आज का वीडियो कैसा लगा आप निश्चित तौर पर मुझे कमेंट में बताएं। और कुछ व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आगे और भी लोग बढ़ें, और आपसे निवेदन है कि कम से कम इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अन्य जो छात्र हैं वो इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। धन्यवाद।